वेलकम टू जित्स स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स का मोशन चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं गति। अगर आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। हम लोग इस चैप्टर में पॉइंट बाय पॉइंट अध्ययन करेंगे कि मोशन के अंतर्गत क्या पढ़ना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर में कौन कौन सा पॉइंट्स पढ़ना है। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे सदिश और अदिश के बारे में। सदिश और अदिश का आपका अलग से एक वीडियो आएगा, लेकिन फिर भी इसका हमको फंडामेंटल पता होना चाहिए, क्योंकि हम सदिश और अदिश का जो फंडामेंटल है उसका हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसका जो फंडामेंटल थ्योरी होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सदिश और अदिश का फंडामेंटल थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विराम और गति के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में। इसके बाद दूरी और विस्थापन, जिसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और इसके आगे जो आपका है चाल, वेग, त्वरण, मंदन। उसके बाद न्यूटन्स का गति नियम। न्यूटन के गति नियम का भी जो डिटेल है आपका, न्यूटन्स का तीनों नियम जो है इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और इसी में हम लोग फोर्स का भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि न्यूटन्स के नियम में ही फोर्स का डिस्कशन हो जाता है। इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपका ग्राफ होता है वो ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 ग्राफ आपको दिखाया गया है। तो जितने भी तरह के ग्राफ होगा हम लोग इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उस स्पेशल वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो आता है, इसके बाद हम लोग इसके आंकिक प्रश्न करेंगे और साथ में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न को करेंगे। आप चाहें तो इसे अपने नोटबुक्स में नोट करते चले जाएं, क्योंकि ये सारा सिलेबस आपको एक जगह पे किया हुआ है। आप चाहें तो इसको नोट कर लें। इसी पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पूरा आगे पढ़ते चले जाएंगे। देखिए, साइंस के पेपर को पढ़ते वक्त इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि अभी ये 2020 से पहले का जो आपका पेपर होता था उसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता था। तो कोई भी स्टूडेंट जो आपका ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल आता था, ऑब्जेक्टिव थ्योरी का बुक आता था, उसको आराम से रट के जाते थे, उनका काम हो जाता था। पर अब का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शंस पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आपको बिल्कुल इसका थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल पे आप प्रैक्टिस करके आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा सदिश और अदिश के बारे में। इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर एंड स्केलर। सबसे पहले हम लोग सदिश के बारे में देखेंगे कि ये सदिश क्या होता है। देखिए, सदिश के बारे में कहा जाता है कि सदिश वह भौतिक राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए उसके पास परिमाण तथा दिशा, परिमाण को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड और दिशा को बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन। तो जिसे व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और डायरेक्शन यानी दिशा का होना अनिवार्य है।
साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी सदिश जो होता है वह सदिश के जोड़ के नियम का पालन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कोई सदिश का डेफिनेशन लिखता है तो इस पॉइंट को भूल जाता है। आप इसको याद रखिएगा कि सदिश के पास परिमाण का होना आवश्यक है, सदिश के पास दिशा का होना आवश्यक है, साथ में सदिश जो है आपके सदिश के जोड़ का नियम का पालन भी करता है। अब एक एक करके हम बताते हैं कि ये मैग्नीट्यूड के बारे में क्या है। देखिए, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये होता है कि जैसे हम वेग कर रहे हैं तो वेग को व्यक्त करने के लिए आपको बोलना पड़ता है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 5 होता है ये इसका परिमाण है। ठीक उसी प्रकार विस्थापन के बारे में हम लोग बोलते हैं जैसे 10 मीटर, तो ये जो 10 है इसका, ये इसका परिमाण कहलाता है। ठीक है, बाकी डायरेक्शन आपको पता ही है किसको हम लोग दिशा बोलते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था कि जोड़ के नियम का पालन करता है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए सदिश का कभी भी बीजगणितीय जोड़ घटाव, देखिए सदिश का कभी भी बीजगणितीय जोड़ घटाव नहीं किया जा सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक वेग है, लिखा गया है 5 मीटर पर सेकेंड, कोई एक और वेग है, ये लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। अब मान लीजिए इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। अब अगर हम बोलें कि इसका योग क्या होगा, तो जब आप इसका योग करेंगे तो कभी भी 10 + 5 15 नहीं कर सकते, क्योंकि सदिश का कभी भी बीजगणितीय जोड़ घटाव नहीं किया जाता है। अब देखते हैं अदिश क्या राशि होती है। अदिश, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। देखिए स्केलर जो होता है, अदिश जिसको हम बोलते हैं, तो अदिश वह राशि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण अर्थात सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। इसे दिशा से कोई भी मतलब नहीं है तथा इसका बीजगणितीय जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी होता है किया जा सकता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए द्रव्यमान है, अब मान लीजिए एक 5 kg द्रव्यमान है, एक 10 kg द्रव्यमान है। आप इसको जोड़ के बोल सकते हैं कि ये टोटल 15 kg द्रव्यमान हो सकता है। तो आपने देखा इसको डायरेक्ट हमने जोड़ लिया, लेकिन वेग को हम ऐसा नहीं कर सकते थे, विस्थापन को भी ऐसा नहीं कर सकते थे। जितनी भी सदिश राशि है उसको हम लोग डायरेक्ट बीजगणितीय ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर आप लिखना चाहते हो तो सदिश और अदिश का पूरा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट कर सकते हो। ये वही सारी बातें लिखी हुई है कि सदिश के पास परिमाण होता है, दिशा होता है, ये सारी बातें वही सब लिखी हुई है। आप चाहो तो इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और इसका नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दिया गया है आपको, इस एग्जांपल को देखो। जैसे सदिश का उदाहरण आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन आता भी है कि कौन कौन से सदिश है। यहाँ पे बोला गया है बल है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है इत्यादि, ये सारे सदिश है। इसके बाद अदिश के बारे में बोला गया है। यहाँ देखिए
अदिश के बारे में बोला गया कि ये आपका कार्य है, समय है, ये सारा आपका अदिश राशियां हैं। देखिए एक क्वेश्चन बराबर ही पूछा जाता है, सदिश राशि कौन कौन सी है, अदिश राशि कौन कौन सी है, ये बराबर ही पूछा जाता है। तो आप इसको चाहो तो याद कर लो। बल हो गया, विस्थापन, वेग, त्वरण, मंदन इत्यादि ये सारी सदिश राशि है। तथा दूरी हो गया, चाल हो गया, या कार्य हो गया, द्रव्यमान होगा, ये सारा जो है अदिश राशि है। अब कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि दिए गए विकल्प में कौन सदिश राशि है, या कोई राशि के बारे में दे दिया जाता है जैसे विस्थापन, ये कैसी राशि है, ये सारा क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसे याद रखने के लिए आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर शब्द में व आता है तो वह सदिश राशि हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादातर केस में जहां पे हुआ आता है वो सदिश राशि होती है। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने बोला वेग, यहां भी हुआ आ रहा है, त्वरण, यहां देखिए यहां भी आ रहा है, बल, विस्थापन, तो ये सब में हुआ आ रहा है, तो ये सारी चीजें सदिश राशि है। पर एक एक्सेप्शन भी है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बोला जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा ये चीज को आप कभी भी सदिश राशि नहीं मारेंगे, यह अदिश राशि होती है, क्योंकि विद्युत धारा जो है सदिश के जोड़ के नियम का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा के पास अपनी दिशा भी होती है और इसका अपना परिमाण भी होता है। जैसे आप बोलते हो 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर का करंट है, इसका मतलब उसके पास परिमाण तो है, उसके पास अपना मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन दिशा के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हो विद्युत धारा का अपना दिशा होता है, लेकिन वो सदिश के जोड़ की तरह नहीं जोड़ा, जिसको हम लोग एल्जेब्रिक तरीके से जोड़ लेते हैं। जैसे 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और एक तरफ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आप बना रहे होगे। इधर से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहाँ से जुड़ के जब निकलता है तो ये दोनों करंट जुड़ जाता है। या फिर आप इधर से ऐसे देखो, इधर से मान लो 5 एम्पियर का आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर का आ रहा है, तो आप ये कहते हो इधर से 2 एम्पियर का करंट जाएगा, तो आप इसमें बीजगणितीय जोड़ घटाव करते हो, इसलिए इसको हम सदिश राशि के अंतर्गत नहीं रखते। ये एक्सेप्शन भी है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है, आपको ये बात याद होना चाहिए। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है वो है विराम और गति के बारे में। विराम को हम लोग बोलते हैं रेस्ट एंड गति को बोलते हैं मोशन। देखिए अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोले तो समय परिवर्तन के साथ अगर किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है तो उसे हम विराम में कहते हैं। और यदि समय परिवर्तन के साथ उस वस्तु में किसी बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन देखा जाता है, किसी भी तरह का परिवर्तन हो रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु गति में है। कि हमने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया सापेक्ष, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव। मतलब हम जब विराम और गति को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो बिना सापेक्ष वर्ड के हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। सिर्फ आप इतना अगर बोल दें
कि समय परिवर्तन के साथ अगर किसी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा हो तो वो विराम में है। तो आप ऐसे अगर डेफिनेशन देते हैं तो ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सापेक्ष वर्ड का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब इसी चीज को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई ये गाड़ी है, ये बस है, इस बस पे 2 आदमी खड़ा है या बैठा हुआ है, कुछ भी है, ये बसें चल रही है, ये गाड़ी है जो ये चल रही है। एक आदमी और है जो यहाँ पे खड़ा है, ये बस में नहीं है, बस से बाहर है। हम इन सब का एक नाम दे देते हैं। जैसे हम इसको बोल रहे हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इसको, यही इस एग्जाम्पल से आप गति और विराम के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। देखिए जैसे हम अगर ये बोलें, या फिर आप इसको ऐसे सोचो कि अगर सी देख रहा होगा, क्योंकि ये जो बसें हैं ये चल रही है, तो बसें के साथ ये ए और बी दोनों उस पर सवार है, तो ये दोनों भी चल रहा होगा। तो अगर सी यहाँ से देखता होगा तो सी को क्या दिख रहा होगा? सी को दिखता होगा कि ए और बी दोनों गति कर रहा है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि सी के सापेक्ष यानी सी के रिलेटिव ए और बी गति कर रहा है? तो हम ये बोलेंगे कि सी के सापेक्ष ए और बी दोनों गति कर रहे हैं। लेकिन जरा दूसरा पॉइंट देखिए, अभी आपने सी के सापेक्ष देखा तब ए और बी गति कर रहा था। अगर हम बोलें कि ए के सापेक्ष बी, अगर ए देखेगा बी को तो क्या दिखेगा कि वो अपने पास में खड़ा है, वो गति करता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब ए के सापेक्ष बी जो है वो विराम में होगा। तथा आप ये भी कह सकते हैं कि बी के सापेक्ष ए, ये भी विराम में होगा। यहाँ देखिए बी को अब विराम कर रहे हैं, ए को अब विराम कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी न किसी के सापेक्ष बोल रहा है, और यहाँ ए और बी क्या था? दोनों गति में था। तो बिना सापेक्ष के हम लोग विराम और गति को डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए बोला जाता है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ किसी बिंदु के रिस्पेक्ट में अगर हो रहा हो तो वो गति में है। किसी बिंदु के रिस्पेक्ट में कहने का मतलब वो है यही वो अलग से बिंदु है जो कि अलग से ऑब्जर्व कर रहा है उसको, और वो वस्तु ए और बी था। तो इसके रेफरेंस में या इसके सापेक्ष इसके रिलेटिव ए और बी क्या हो रहा था? गति कर रहा था। ये विराम और गति के बारे में वही सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। ये वही सब बातें लिखी हुई जो हमने अभी आपको समझाया। एक बार आप पढ़िएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। इसको हम थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। तो देखिए गति के बारे में हमने क्या बोला, हमने 2 वर्ड इस्तेमाल किया, सापेक्ष, और दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया स्थिति में परिवर्तन। दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया हमने स्थिति में परिवर्तन। सापेक्ष का मतलब आपको समझ में आया। अब हम लोग स्थिति में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो कितने तरह का स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, कैसा कैसा स्थिति में परिवर्तन की बात किया जा रहा है, इसको जरा समझते हैं हम लोग। जैसे हो सकता है कोई वस्तु पहले यहाँ पे है, थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे आ जाए, या फिर वो वस्तु इस तरीके के ढलान पे खड़ा है, पहले यहाँ पे था, कुछ देर के बाद ये लुढ़क के नीचे यहाँ पे आ जाएगा। या ये हो सकता है कि वो वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे घूम रहा हो। या ये हो सकता है, देखिए घूम रहा हो का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे था, ये कुछ देर के बाद यहाँ पे आएगा, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन तो होगा। लेकिन कैसे परिवर्तन होगा? एक वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, इसकी स्थिति ए से बी हो गई। उसी तरीके से हो सकता है
कि कोई वस्तु जो है अपने ही जगह पे घूम रहा हो, अगर घूम भी रहा है तो भी इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रही है। या फिर ये हो सकता है कि कोई वस्तु है वो इस तरीके से लटका हुआ है और इस तरीके से डोल रही हो, या फिर कोई वस्तु इस प्रकार से स्प्रिंग में लगा हुआ है, यहाँ पे ये आगे और पीछे हो रही हो, मतलब यहाँ पे कंपन कर रही हो। तो इस तरीके से कई तरह से वस्तु में परिवर्तन देखा जा सकता है। जितने तरीके से वस्तु में परिवर्तन होगा, जितना अलग अलग तरीके से परिवर्तन होगा, तो उसका नाम भी अलग अलग हो जाएगा और इसी अलग अलग नाम के बाद एक अलग अलग चैप्टर आपका बन जाता है। जैसे समझते हैं इसको कि कौन कौन सा वो नाम होता है। जैसे पहले आपने ये देखा कि कोई वस्तु था, वो इस तरीके से ए से बी तक आ गया था, तो ये कैसे इसका परिवर्तन हुआ, एक सीधी रेखा में परिवर्तन हुआ। या फिर ठीक आप ये जब देखे थे इस एग्जाम्पल को देखिए, ये वस्तु स्लाइड करते हुए ए से बी पे आया था, पर आया तो एक रेखा में ही था। वो अलग बात है कि वो किसी ढलान पे आया, पर एक रेखा में आया था। तो इस दोनों ही कंडीशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय गति। क्योंकि एक रेखा में आया इसलिए इसका नाम हो जाता है रेखीय गति। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। दूसरा एग्जांपल आपने ये देखा कि कोई वस्तु थी, वो वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर, ये देखिए ए से बी पर आ रही थी। तो जब वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमेगी तो उसी का नाम हो गया वृत्तीय गति, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो देखिए रेखीय गति का एक अलग चैप्टर है, वृत्तीय गति का एक अलग चैप्टर है। इसी प्रकार से जब कोई वस्तु अपने ही जगह पर, अपने एक अक्ष पर राउंड करती है, घूमती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। तो देखिए सारा अलग अलग नाम है और अलग अलग ये सारा चैप्टर भी है, आपको पढ़ना है। आगे दो और एग्जांपल हमने लिया था। जैसे ये कोई बॉल था, एक धागा से बांधा हुआ था और यहाँ पे ये आगे और पीछे हो रहा था। तो जब कोई वस्तु अपनी एक स्थिति को दोहराती है तो इसे हम कहते हैं दोलन गति या ऑसिलेशन मोशन भी कहते हैं इसे। ठीक है, एक स्प्रिंग वाला केस आपको हमने दिखाया था कि जब स्प्रिंग इसके आगे और पीछे होगी तो इसे हम लोग कहते हैं कंपन वाली गति। इसके बाद जो पढ़ना है वो है आपका दूरी और विस्थापन। दूरी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस और विस्थापन को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये वीवीआई टॉपिक है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। तो इस टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दूरी के बारे में कहा जाता है कि तय की गई पथ की कुल लंबाई, और विस्थापन के बारे में कहा जाता है सबसे
कम दूरी। शॉर्ट में ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। दूरी के बारे में कहा जाता है, जैसे देखिए कोई भी दो स्थान है ए और बी, तो ए से बी पर कोई व्यक्ति जाता है तो वो जिस रास्ते से होके जाएगा उस पूरे रास्ते की लंबाई का जो कुल माप आएगा उसे हम दूरी कहेंगे। लेकिन ए और बी के बीच में जो सबसे कम दूरी होगा उसे हम विस्थापन कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए दो बिंदु है ए और बी। एक व्यक्ति है जो ए से बी इस तरीके से चल के पहुंच जाता है। ए से बी जो है इस रास्ते से होते हुए बी पे पहुंचता है। तो ये जो कुल लंबाई आएगा इसी को हम लोग कहेंगे दूरी। लेकिन ए से बी के बीच में जो सबसे कम दूरी होगा, जैसे हमने ये बनाया सबसे कम दूरी है, इसे ही हम कहते हैं विस्थापन। देखिए दूरी और विस्थापन में क्या मेन डिफरेंस है उसको समझते हैं। तो देखिए दूरी जो होता है हमेशा ही धनात्मक होता है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ना तो ये ऋणात्मक होगा और ना ही कभी दूरी शून्य होगा। ये ऋणात्मक और शून्य कभी भी नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होगा। और विस्थापन के बारे में अगर कहा जाएगा, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है। ये तीनों ही चीजें हो सकती है विस्थापन के साथ। साथ में दूरी जो होता है आपका अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन जो होता है वो सदिश होती है। एक और पॉइंट है, इसको आप देखिए दूरी जो होता है ये पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। पर विस्थापन जो होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। इसको हम थोड़ा डिटेल से बताते हैं आपको। विस्थापन जो होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। देखिए दूरी जो होता है वो पथ पर निर्भर करता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ए से बी जब चला था तो इसको पूरे रास्ते पे निर्भर करना पड़ा था। अगर ये रास्ता बदल देगा तो इसकी दूरी भी बदल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी तक जाने का जितना अलग अलग तरीके का रास्ता होगा वो दूरी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि जिस रास्ते से जाएगा उसकी लंबाई और दूरी कहेंगे। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं है। विस्थापन जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। कहने का यह मतलब हुआ कि ए और बी के बीच में जो सबसे कम दूरी होगा वही विस्थापन कहलाता था। तो कोई व्यक्ति ए से बी के बीच में वो किसी भी रास्ते से जाए तो दूरी तो बदलेगा अगर वो रास्ता बदला है तो, पर विस्थापन कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसके बीच का जो सबसे कम दूरी होगा वो नहीं बदल रहा है। तो विस्थापन हमेशा ही प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन दूरी जो है वो रास्ते पर निर्भर करता है, उसके पथ पे किस तरीके का पथ है उस पर निर्भर करता है। ये कुछ डेफिनेशंस बुक से लिया गया है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विस्थापन के बारे में क्या क्या आ गया कि किसी वस्तु रेखीय मार्ग पर किसी गतिमान वस्तु की अंतिम व प्रारंभिक स्थिति के अंतर को उसका विस्थापन कहते हैं। इसका कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए ये कोई वस्तु यहाँ पे था, ये 3 पे है सपोज,
और कुछ देर के बाद ये 5 पे पहुंचा है, तो इसके बीच विस्थापन क्या होगा। अब ये कैसे पहुंचा उससे मतलब नहीं है, हो सकता है वो ऐसे घूम के पहुंचा होगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन विस्थापन की बात करेगा तो आप सीधा 5 में 3 को माइनस करेंगे। ये इसकी अंतिम स्थिति है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। तो अंतिम स्थिति में प्रारंभिक स्थिति घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 इसका विस्थापन हो जाएगा। पर वो किस रास्ते से गया है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विस्थापन को पाथ से कोई मतलब नहीं है कि वो किस रास्ते से गया है। इस पे अब कई न्यूमेरिकल आते हैं, इसको हम समझेंगे अभी आगे। इसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो इससे 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग आगे करेंगे। ये देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर के बारे में बताया गया है। जैसे हमने बता दिया था पहले ही कि यह एक अदिश राशि होती है, दूरी अदिश राशि होती है, पर विस्थापन जो है सदिश राशि होती है। यह केवल परिमाण होता है इसमें, पर इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। दूरी सदैव धनात्मक होता है, ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। ये देखिए तय किए गए मार्गों पर निर्भर करता है, लिखा हुआ जो हम पथ की बात कर रहे थे, ये मार्गों पर निर्भर करता है, पर ये जो है उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। यहाँ पे लिखा हुआ मार्गों पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इस बार भी रेलवे में कई क्वेश्चन यहाँ से आया था। देखिए यहाँ पे विस्थापन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र में कोई चींटी है जो ए से बी तक पहुंचती है। यहाँ पे देखिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु यहाँ पे बी है, ए से बी तक पहुंचती है, इसी रास्ते से होकर पहुंचती है। यहाँ पे देखिए पहले ऐसे 3 चला है, फिर 4 चला है, फिर इधर 3 और फिर इधर 4 चला, इस तरीके से चल के बी तक पहुंचती है। तो आपसे पूछा है दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो देखिए दूरी के बारे में आपने क्या पढ़ा कि तय की गई है कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितना है, पहले इसने 3 चला, उसके बाद उसने 4 चला, फिर वो 3 चला और फिर वो 4 चला, इस तरीके से टोटल इसने चला 14 मीटर। ये क्या होगा, इसका दूरी होगा। लेकिन जब विस्थापन की बात करेगा तो विस्थापन आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसको हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये 3 है और ये 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 5 होगा, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि ये रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इसके लिए, और फिर इसके लिए भी वही चीज हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये इधर भी आ जाएगा 5 और इधर भी आ जाएगा 5, तो ये टोटल हो जाएगा 10। तो ये 10 मीटर इसका विस्थापन हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये इस फिगर में थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा दीजिए ऐसे, और इसको भी आगे तक बढ़ा दीजिए ऐसे। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई वही होगा जो ये लंबाई है, तो ये लंबाई आपका 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये लंबाई जो है इसके बराबर होगा, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो फिगर में देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नीचे 3 और 3 ये 6 हो जाएगा, और ऊपर 4 और 4 ये 8 हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ से इस ए बी को निकालना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला ये लगा सकते हैं कि 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये 8 8 हो जाएगा 64, और प्लस 36, तो इसको जब आप करेंगे तो ये टोटल 100 आएगा, जिसका वैल्यू ये 10 मीटर आएगा। ऐसे भी ये 10 मीटर ही आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न चित्र में अगर कोई पिंड 2.1/2 यानी 2.5 चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। सिंपल ये चित्र दिया गया है कि एक वृत्ताकार पथ पे वो 2.5 चक्कर लगाता है। यहाँ पे ए और बी भी बताया गया, 7 मीटर इसकी त्रिज्या दी गई है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए। देखिए ये 7 मीटर दिया गया है, अब बोला गया है ना कि इस पे 2.5 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो अगर हम दूरी निकालेंगे तो दूरी के बारे में हम क्या बोलते हैं कि दूरी के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि तय की गई हुई कुल दूरी। तो जब ये वृत्ताकार पथ पे चलेगा तो ये 2 पाई आर इसकी परिधि होगी। तो
2 पाई आर एक चक्कर में, फिर 2 पाई आर दूसरे चक्कर में, यानी 2 चक्कर जब लगाएगा तो 4 पाई आर, और फिर यहाँ से ये ए से फिर बी तक आएगा तब जाके अढ़ाई पूरेगा, यानी पाई आर का आधा, 2 पाई आर का आधा पाई आर। इस तरीके से टोटल दूरी कितना होगा 5 पाई आर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 5 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू 7 दिया है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 110 मीटर। तो ये 110 मीटर इसका दूरी हो जाएगा। और अगर विस्थापन कैलकुलेट करना होगा तो देखिए विस्थापन में क्या है, सिंपल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को देखना है, पाथ से हमको कोई मतलब नहीं होता है। तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है और ये इसकी अंतिम स्थिति है, तो इसके बीच कितना सबसे कम दूरी है, तो जो इस वाले जो वृत्त का आपका व्यास होगा, डायमीटर जो होगा इसका वही होगा। तो डायमीटर कितना होगा 7 इसकी त्रिज्या है, तो इसका जो व्यास होगा वो हो जाएगा 2 × 7 यानी 14 मीटर। तो 14 मीटर इसका विस्थापन होगा। इस प्रकार इसका आंसर कौन होगा, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। 10 मीटर इसकी दूरी होगी और 14 मीटर इसका विस्थापन होगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन हमने और लिया है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन निकालिए। यहाँ पे 2 चित्र दिया गया है और बोला दूरी और विस्थापन निकालिए। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन होंगे। ये पहला क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोला है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जब वस्तु ए से बी तक वृत्ताकार पथ पर चलकर पहुंचती है, मतलब ए से बी कर, ये जो आपका पथ दिया है एक वृत्ताकार पथ है, आप देख रहे हैं 90 डिग्री भी शो किया, इसका मतलब ये किसी वृत्त का चौथा हिस्सा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे दिया भी गया है कि आपका जो व्यास है, जो इसकी त्रिज्या है वो 5 मीटर है। देखिए क्या बोला गया कि एक वृत्ताकार पथ है इस तरीके का, यहां से यहां पे कोई वस्तु पहुंचता है इस रास्ते से, ये आपका 5 दिया गया है। तो बोला है कि दूरी और विस्थापन क्या होगा। देखिए सेम बात है, जब ये यहां से यहां तक पहुंचा है तो देखिए अगर एक चक्कर पूरा लगाया होता तब 2 पाई आर कैलकुलेट होता। दूरी जब हम निकालते तो टोटल 2 पाई आर कैलकुलेट होता जब एक चक्कर लगाता, पर एक चक्कर ये लगाया ही नहीं है। ये ए से बी तक गया, मतलब इस वाले वृत्त का चौथा हिस्सा गया है। तो जो दूरी होगा इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब ये होगा टोटल पाई आर बाई 2। अगर हम यहाँ पे आर के वैल्यू को रखेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 पाई, मतलब 2.5 पाई। यही इसका आंसर होगा। और जब हम इसके विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन क्या होगा, देखिए विस्थापन होगा इसके बीच का सबसे कम दूरी, यानी ये वाला ए बी। तो इस ए बी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और जब ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो इस ए बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 25 25 50 रूट अंडर 50, जिसको हम लोग बोलेंगे 5√2। ये इसका आंसर हो जाएगा, इतना मीटर इसका विस्थापन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बोला है कि जब वस्तु बी पर पहुंचने के लिए पहले सी पर जाती है फिर बी पर पहुंचती है, ये देखिए यहाँ पे बी बिंदु है, तो बोला है पहले सी पर जाती है, वस्तु ए से चलती है, पहले सी पर जाती है और फिर यहाँ से सी से घूमते हुए फिर ए बी पर पहुंचती है। इस तरीके से ये वस्तु जाती है। तो बोला दूरी और विस्थापन क्या होगा, देखिए दूरी होता क्या है, तय की हुई कुल दूरी, कुल लंबाई। तो तय की हुई कुल लंबाई कितना होगा, देखिए ये ए से पहले सी गया होगा, तो ए से सी कितना गया होगा 3, और फिर जब इसमें रिटर्निंग होगा तो सी से फिर ए आया होगा यानी फिर 3, और फिर ए से फिर यहाँ पे बी पे आया होगा यानी ये 2 और चला होगा। तो कुल कितना चल के आया 8 मीटर, ये इसकी दूरी हो जाएगी। अगर विस्थापन की बात करेगा तो देखिए विस्थापन क्या होगा, तो बोलता प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति इसका ये है और अंतिम स्थिति इसका ये है, तो इसके बीच कितनी लंबाई है, तो इसके बीच की जो लंबाई है वो -2 है।
तो इसका जो विस्थापन होगा -2 होगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन बस इतना बता रहा है कि देखिए विस्थापन जो होता है ये आपकी सदिश राशि, इसके पास परिमाण और दिशा भी होना चाहिए। इसके पास परिमाण तो है कि ये परिमाण इसका 2 है और इसका दिशा भी होना चाहिए। तो ये नेगेटिव साइन जो है वो आपको दिशा को ही बताता है। अब ये कौन सी दिशा बता रहा है, तो माइनस आने का मतलब ये है कि पहले वस्तु चली थी इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को हम लोग धनात्मक माने थे, पर अभी जो आपका वैल्यू आया वो ऋणात्मक है, मतलब वस्तु इस डायरेक्शन में इसका फाइनल पोजीशन है, अंतिम पोजीशन है, इसलिए -2। अगर यहाँ पे विस्थापन पूछेगा तो आप -2 बोलेंगे, पर दूरी आपका ऋणात्मक होता ही नहीं है, तो आप सीधा लंबाई है, लंबाई को आप निगेटिव नहीं नाप सकते, सबको आप पॉजिटिव नापते हुए जाएंगे और 8 मीटर आएगा। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, अब घर पे इसको बनाइएगा। ये ए है, ये बी है, ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है, ये ओ है और ये आपका 120 डिग्री है। क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु जो है ए से बी जाती है वृत्ताकार पथ पे, वृत्ताकार पथ को फॉलो करके जाती है, तो आपसे पूछा है क्वेश्चन कि दूरी और विस्थापन क्या होगा। ये आपको प्रैक्टिस के लिए आप इसको देखिएगा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए।